हेलो बच्चों। जय भारत जय भारत। उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। क्यों? आज हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम पढ़ते आ रहे थे, क्या चीज? बहुपद। और उसमें क्या था? द्विघात भी था, त्रिघात भी था, चतुर्घात भी था, ठीक है ना। अब एक चैप्टर है 10वीं क्लास का चौथा चैप्टर, जिसमें मुख्य रूप से हमें क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ना क्या क्या चीज है? मुख्य रूप से इसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है द्विघात समीकरण का, यानी कि जो हम पढ़ रहे थे जीरो, यानी कि मूल, या फिर कहें उसको शून्य, वही हमें यहाँ पर भी ज्ञात करना है, लेकिन सिर्फ द्विघात समीकरण का। वहां हमने द्विघात भी पढ़ा था और त्रिघात भी पढ़ा था, ठीक है। और वहां पर हम एक ही नियम पढ़े थे द्विघात समीकरण का, लेकिन यहाँ क्या होगा? और भी नियम है जिसके द्वारा हम द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें कौन कौन सा नियम है द्विघात समीकरण का। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि द्विघात समीकरण हमारा होता है इस रूप में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस रूप में द्विघात समीकरण होता है, यानी कि वह बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 है, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। यह हमें पहले भी पढ़ चुका है, ठीक है। अब हम इसके सॉल्यूशन देखेंगे, यानी एक्स का मान निकालना। देखिए, अब इसमें हमें तीन मेथड के बारे में पढ़ना है, और वो तीन मेथड क्या क्या चीज है? पहला, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, गुणनखंड विधि। ये हमने पढ़ लिया है किसमें? बहुपद वाले अध्याय में। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि ये थोड़ा नया है, लेकिन यह भी हमने किया है और उसी से रिलेटेड है। जो लास्ट वीडियोस में हमने देखा था क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए कैसे होता है, और अल्फा गुने बीटा बराबर सी बाई ए कैसे होता है, तो वहीं से ये तरीका भी आता है, पूर्ण वर्ग विधि। और तीसरा है, वो हो गया द्विघात सूत्र विधि। यानी कि इसमें हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, उस फॉर्मूले से डायरेक्ट हमारा एक्स का मान निकल जाएगा। तो ये भी कोई अलग नहीं है, ये भी इससे ही रिलेटेड है। यानी जिस प्रकार से हम पूर्ण वर्ग विधि को हल करते हैं, उसी से ये भी हमारा तीसरा विधि है, लेकिन ये डायरेक्ट है। यानी आप कह सकते हैं कि सब में सबसे आसान विधि जो है वो यही है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम? डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू, और हमारा आंसर आ जाता है। बाकी सब में हमें कुछ ना कुछ गुना भाग जोड़ घटाव करना पड़ता है, नहीं कैलकुलेशन करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या हो? मिनिमम कैलकुलेशन। हमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना होता है और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हम सबसे आसान विधि कंसिडर कर सकते हैं इन तीनों में। तो हमें इन तीनों के बारे में पढ़ना है, तो वन बाय वन हम तीनों मेथड के बारे में करेंगे, और किसी एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से हल करके देखेंगे कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। क्योंकि एक ही जब समीकरण होगा, एक ही द्विघात समीकरण है, तो हल भी तो एक ही होना चाहिए। क्यों? तो उसी एक ही क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के व्यू से, ठीक है ना। देखिए, ये हमने समीकरण लिया, 2x² माइनस 5x प्लस 3। अब इसके तीन विधि है हल करने के। तीनों विधि से हमें क्या ज्ञात करना है? x का वैल्यू, यानी कि शून्य। पहला गुणनखंड, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा क्या है? द्विघात सूत्र विधि। हम वन बाय वन तीनों विधि द्वारा इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले गुणनखंड विधि, वो हमने पहले भी पढ़ा है, क्या? बहुपद वाले अध्याय में। गुणनखंड में हम क्या करते हैं? जो हमारा मध्य भाग होता है, यानी कि मिडिल टर्म, इसमें उसे दो भागों में हम स्प्लिट करते हैं, और फिर हम कॉमन लेते हैं। और स्प्लिट करने का तरीका भी बताया ही था हमने। क्या करेंगे? देखिए, समीकरण हमारे पास क्या है? 2x² माइनस 5x प्लस 3।
अब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 2 3 जा 6। तो हमें बीच वाले टर्म को दो भागों में इस प्रकार से लिखना है, उनका मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए, 6, और एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए, -5। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और प्लस 3। देखिए 2 और 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, 6, और जब ऐड करेंगे तो -5, यानी ये सही है, ठीक है। बाकी तरीका हमने देखा ही था कैसे करते हैं स्प्लिट। अगर कोई डाउट होगा अब कमेंट कीजिएगा, जरूर दोबारा समझाया जाएगा। अब हम फर्स्ट वाले दो टर्म में से क्या करते हैं, मैक्सिमम कॉमन लेते हैं। तो 2x इसमें कॉमन हो जाएगा, जब 2x कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x, और यहाँ क्या बचेगा, -1। यही ब्रैकेट हम यहाँ भी लिखते हैं। और यहाँ थर्ड वाला क्या है, -3x। तो x में क्या गुना करें कि -3x हो जाएगा, तो -3, ठीक है। और इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि हमें क्या करना है, शून्य। तो पूरा का पूरा पॉलीनोमियल क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, इसलिए हम बराबर 0 लिखते हैं। इसके बाद x -1 एक ब्रैकेट में और 2x -3 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0, ठीक है। ये गुणनखंड के रूप में आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों गुणनखंड 1 बाय 1 0 करेंगे, क्योंकि दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही, तभी तो इनका मल्टीप्लीकेशन 0 है, क्यों। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसे दो भागों में बांट देते हैं, या तो x -1 0 होगा या फिर 2x -3 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से हमारा x इक्वल टू 1 और यहाँ से हमारा 2x इक्वल टू 3, यानी कि x इक्वल टू 3/2। तो दो सॉल्यूशन क्या क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 3/2। तो यही हमारा दोनों क्या हो गया, हल। x का दो मान, यानी कि दो शून्य हो गया, 1 और 3/2, ठीक है। ये हमने पहले भी देखा था और अभी भी रिपीट हमने कर दिया। अब आते हैं पूर्ण वर्ग विधि में कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर -5x और +3 होना क्या चाहिए, इक्वल टू 0, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, शून्य। तो टोटल इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से हमने वो फॉर्मूला निकाला था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/, बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है, ठीक है ना। बिल्कुल सही करते जाएंगे। देखिए वहां हमने क्या किया था कि a से हमने सब कुछ डिवाइड किया था। हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। उसमें हमने क्या किया था कि a से सभी टर्म को डिवाइड किए थे। यहाँ a की जगह क्या है, 2 ना, हम क्या करेंगे, 2 से सभी को डिवाइड करेंगे। जब 2 से सबको डिवाइड करेंगे तो हमारा ये इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, x² माइनस 5/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर डिवाइड करेंगे तो 0 ही रह जाएगा। ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में हम इसे कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या टर्म होना चाहिए, a² प्लस 2ab एंड प्लस b²। ये तीनों पद जब होगा तो उसे हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे भी उसी तरह से कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, x², ये तो हमारे पास ऑलरेडी है ही a² की जगह पे। सेकेंड टर्म माइनस है और माइनस क्या होना चाहिए, 2ab। तो 2 तो पता है, a का वैल्यू पता है x, और b क्या बताया था हमने, जो भी नंबर रहेगा इसका हाफ हम कंसीडर करते हैं। वहां पर भी हमने हाफ लिया था, यहाँ पर भी हाफ। तो 5/2 का हाफ कितना हो जाएगा, 5/4। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/4 ये हमारा हो गया। अब एक बार चेक कर लेंगे इसका टोटल मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है या नहीं। 2 से 2 कट जाएगा तो -5/2x, सही है। तो x² -2x इंटू 5/4, यानी क्या क्या पद आ गया,
ए स्क्वायर माइनस 2ab आ गया ना। थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर तो इसमें है नहीं, तो हम अपनी मर्जी से इसमें ऐड करेंगे और फिर से हम इसे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आए। ठीक है, अब जो बचा हुआ टर्म्स है उसे लिखेंगे 3/2 इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये जो तीन टर्म्स हैं ये तीनों मिलाकर क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या करेंगे, ए की जगह x और b की जगह पे 5/4 का होल स्क्वायर, ऐसा हो गया। बाकी जो भी टर्म्स बचे हुए सभी को इक्वल के राइट साइड में हम ले जाएंगे। तो इक्वल यहाँ -5/4 है तो राइट साइड जाके +5/4 और ये +3/2 है तो -3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या टर्म्स आ जाएगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 25/16 एंड 3/2। ठीक है, यानी कि x माइनस 5/4 होल स्क्वायर इक्वल टू, इसे जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 24, दैट मीन्स 1/16। ये आ गया हमारे पास x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर का वैल्यू 1/16। अब इसमें क्या करेंगे, ये जो हमारा होल स्क्वायर है दूसरे साइड जाकर क्या हो जाता है, वो स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, और यदि हम दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इसका स्क्वायर हट जाएगा और इसका वर्गमूल आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5/4 इक्वल टू रूट 1/16, यानी x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4 और ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा। ठीक है, तो किसी का भी वर्गमूल जब निकालते हैं तो क्या प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं, तो 1 का वर्गमूल 1 ही और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दो बार में बढ़ जाएगा, एक बार प्लस कंसिडर करेंगे और एक बार माइनस कंसिडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4 और सेकेंड में क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू -1/4। ऐसा दो पार्ट्स में आ गया। देन x इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4, दैट मीन्स x इक्वल टू 6/4 यानी 3/2। ये हमारा आ गया आंसर। दूसरा क्या होगा, x इक्वल टू -1/4 प्लस 5/4, यानी कि जब से हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/4, यानी कि x इक्वल टू आ गया 1। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन आ गया 3/2 और 1। यहाँ भी देखिए आया था 1 और 3/2। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू 3/2। अच्छा, अल्फा बीटा किसी को ले सकते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है, हम इसे भी अल्फा मान सकते हैं इसे भी मान सकते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन दोनों सॉल्यूशन सेम होने चाहिए। यहाँ 1 और 3/2 आया, यहाँ भी 1 और 3/2 आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड वाले मेथड में, द्विघात सूत्र विधि। देखिए इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट हमें वो एक फॉर्मूला याद करना है, क्या चीज, x का वैल्यू जो होता है वो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, और ये कैसे आया था वो लास्ट वीडियो से हमने देखा ही था। ठीक है, जो हम फाइंड किए थे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, वो फाइंड करने के लिए हमने ये प्रोसीजर फाइंड किया था। लास्ट में हमारे पास ये ऐसा दो सॉल्यूशन, तो इसमें से एक क्या प्लस वाला अल्फा होता है और माइनस वाला क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट उस फॉर्मूले को ही यहाँ पे यूज करते हैं। अब इसमें क्या है
कि ए बी सी का वैल्यू हमें पता होता है, सिर्फ हमें यहाँ पे पुट करना होता है। ठीक है, हमें ना ही गुणनखंड निकालना पड़ेगा और ना ही हमें पूर्ण वर्ग विधि जैसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमें सिर्फ उसके जगह वैल्यू पुट करो और स्क्वायर रूट निकालो, बाकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें से ए बी सी का वैल्यू लिख लेते हैं ताकि इस फॉर्मूले में पुट करने में कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हम लिखते हैं ए का वैल्यू क्या है, देखिए 2, बी का वैल्यू क्या है -5 एंड सी का वैल्यू क्या है 3। ए बी सी का वैल्यू हमने लिख लिया। अब डायरेक्ट हम एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं। देन एक्स इक्वल टू क्या होगा -b, यानी कि माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर -4 ए एंड सी डिवाइडेड बाय 2 और ए की जगह पे भी 2। क्या हो गया, एक्स इक्वल टू ये माइनस माइनस होगी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए रूट अंडर क्या बचा 25 माइनस 24 होल डिवाइडेड बाय 4, यानी कि x इक्वल टू 5 प्लस माइनस। अब यहाँ 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम 1 लिखते हैं और हमारा डिनोमिनेटर क्या है 4। ठीक है, अब ये प्लस माइनस आ गया, इसे दो भाग में बांट सकते हैं, एक बार प्लस और एक बार हम माइनस कंसिडर करेंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 1/4 एंड x इक्वल टू 5 माइनस 1/4, दैट मीन्स x इक्वल टू 6/4, तो 3/2 हो गया और x इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ भी सेम आंसर आ गया ना, एक वैल्यू हमारा 1, दूसरा वैल्यू हमारा क्या है 3/2। तो तीनों मेथड से हमने देख लिया कि हमारा आंसर क्या है सेम आया, और इस प्रकार से हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे इजी एक तरीके से कर सकते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला है, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, उसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। ठीक ना, और एक बात क्या है कि जो गुणनखंड विधि है हर क्वेश्चन के लिए इजी नहीं है, हो तो जाएगा सारा क्वेश्चन, लेकिन जिस क्वेश्चन में x का वैल्यू रूट में आए और या फिर उसका फ्रैक्शन में आए यानी 2/3 4/3, तो उस वाले क्वेश्चन के लिए करना थोड़ा सा टफ हो जाता है इसमें। ठीक है ना, यानी कि अगर x का यानी 0 जो है x का वैल्यू अगर रूट में आएगा या अंडर रूट आएगा √3 √5 इस तरह का आएगा, तो हम उसका गुणनखंड करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा जो भी रूट में आना होगा, क्योंकि हम फॉर्मूला ही डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, तो जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा। तो हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना पड़ता है और टाइम भी थोड़ा सा कम लगेगा ये थर्ड वाले मेथड में। हाँ, एग्जाम में क्या होता है, यदि आपको मेथड का नाम लिखा हुआ है तो आपको उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर वो बोलेगा गुणनखंड विधि, तो आपको इस विधि के द्वारा ही हल करना होगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने किसी और विधि से हल कर दिया तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, या फिर अगर बोलेगा पूर्ण वर्ग विधि तो आपको इसी मेथड से हल करना पड़ेगा। अगर आपको बोलेगा द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए करें तो आपको इसी मेथड से हल करना पड़ेगा। ठीक है, ये द्विघात समीकरण के 3 तरीके से हम हल कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये तीनों मेथड आप अच्छी तरह से देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई डाउट हो किसी में तो आप जरूर कमेंट कीजिए, आपको फिर से दोबारा हम समझाएंगे। ठीक है, देखिए इस समीकरण में हमें एक चीज और फाइंड करना होता है कि उसका मूल का प्रकृति क्या है, यानी कि जो हमारा समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण, इसका जो भी शून्यक आया है उस शून्य का प्रकृति क्या होगा, यानी कि वो वास्तविक है या बराबर है या फिर वास्तविक नहीं है, वो ज्ञात करने के लिए आता है और उससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए एक टर्म जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला में लिखा था, x का मान क्या होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो देखिए x का कोई भी वास्तविक मान होने के लिए हमें क्या चाहिए, ये सारा का सारा टर्म वास्तविक होना चाहिए,
और हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाले नंबर का हम लोग वर्गमूल नहीं निकालते हैं। अगर बोला जाए कि -16 का वर्गमूल क्या होगा, तो कुछ भी नहीं होगा। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको खुद से गुना करने पर -16 आए। ठीक है, +16 आ सकता है, -4 गुने -4 या फिर +4 गुने +4, तब भी क्या हो जाएगा, 16 होगा। यानी कि इसका वर्गमूल पॉसिबल है, लेकिन इसका वर्गमूल क्या होगा, वास्तविक संख्या के रूप में संभव नहीं है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ जो देखते हैं, हमारे पास ये जो फार्मूला था हमारा मूल का फार्मूला, यानी कि जीरो फाइंड करने का जो फार्मूला था, -b प्लस माइनस √b² -4ac और डिवाइडेड बाय 2a। इसमें ये जो हमारा टर्म्स है, अगर ये वास्तविक होगा तभी तो हमारा मूल वास्तविक होगा। ठीक है, तो इसी के आधार पे हम फाइंड करते हैं कि मूल का प्रकृति क्या है, यानी जीरो का प्रकृति क्या है। तो वो 3 प्रकार से हो सकता है। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं। ठीक है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इस डी का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विवेचक। तो हम इसी के आधार पे, तो डी का फॉर्मूला क्या हो गया, b² - 4ac। अब यहाँ कंडीशन आता है, फर्स्ट कंडीशन, यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो, ठीक है, तब हमारा जो रूट होगा, यानी मूल होगा या जीरो कहें, जो भी कहें, वो क्या होगा, वास्तविक। सेकेंड कंडीशन, यदि डी हमारा इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसमें क्या कहेंगे, बराबर, जो मूल हमारा होगा यानी कि शून्य होगा, वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि दोनों का दोनों शून्य क्या होगा, बराबर होगा, एक ही जैसा होगा दोनों शून्य, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो दो शून्य तो निकलेगा ही, तो दोनों शून्य क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब यदि आगे हम तीसरा वाला टर्म, यानी डी अगर 0 से छोटा हो, तीन कंडीशन हो सकता है ना, यहाँ जो वैल्यू होगा नंबर, या तो पॉजिटिव, या तो नेगेटिव, या तो 0। यदि वो पॉजिटिव हो यानी 0 से बड़ा होगा, तो एक्स का मान क्या होगा, तो वास्तविक, यानी जो द्विघात समीकरण है उसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। यदि डी का मान 0 आया तो मूल या शून्य जो है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। और यदि डी का मान 0 से छोटा आया तो क्या होगा, कोई वास्तविक मान नहीं होगा, कोई वास्तविक, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू उसका नहीं होगा, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कि शून्य नहीं होगा, उसमें किसी कोई भी रियल नंबर जो है उसके सॉल्यूशन में नहीं आ सकते हैं। तो हमें सिर्फ यही तीन कंडीशन यूज करना है। तो जो भी क्वेश्चन दिया होगा उससे हम चेक कर सकते हैं कि डी का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। हम तीनों का उदाहरण एक बार लेके देखते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट का एग्जांपल तो देखिए सिंपल ही है, जो हमने समीकरण लिया था 2x² - 5x + 3। यहाँ हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू 3। जब हम डी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या, b² - 4ac, तो b² क्या हो जाएगा, 25 - 24, यानी कि 1 1 आ रहा है ना, तो 1 कैसे हो गया, 0 से बड़ा है, यानी कि इसका जो मूल होगा, जो 0 होगा, यानी कि जो शून्य होगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा, और दोनों अलग अलग होंगे। ठीक है, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, वास्तविक। और इसका आंसर हमने देखा भी था, क्या आया था, 1 और 3 आया था, जो कि एक वास्तविक नंबर है। ठीक है, अब हम एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें हमारा डी बराबर 0 आ सकता है। ठीक है, देखिए, यदि हम एक समीकरण लिखते हैं 4x², ठीक है, -12x + 9, ये हमने समीकरण लिया। यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, 4, b का वैल्यू क्या है, -12, एंड c का वैल्यू क्या है, 9। ठीक है, अब यदि हम d का वैल्यू निकालते हैं तो d का फॉर्मूला क्या था, 4ac। अब देखें,
-12 का स्क्वायर, -4, 4 और 9, ये कितना हो गया 144, और ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 69 जा 144, ये क्या आ गया 0 आ गया ना, यानी डी का वैल्यू क्या है 0, और जब डी का वैल्यू 0 होता है तो उसका मूल क्या होता है बराबर, यानी कि उसके जो शून्य है दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसे हम हल करके भी देख सकते हैं। हमने फॉर्मूला में ये ना एक्स का वैल्यू क्या है, अब यहाँ देखिए यदि ये वाला वैल्यू ही 0 हो जाए ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो एक्स का आंसर आएगा वो क्या आएगा सिर्फ -b/2 ए ही तो होगा, एक ही आ रहा है ना, इसी को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला टर्म्स क्या है 0, एक बार हम +0 करेंगे और एक बार हम क्या करेंगे -0 करेंगे, तो चाहे 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें आंसर तो सेम आएगा ना। ठीक है, देखिए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा -b, कितना होगा -12 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू क्या 4, तो कितना आ गया 12/8, यानी कि 3/2, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 3/2, यहाँ भी सेम आएगा, एक्स का वैल्यू -12 यानी 12/8, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा 3/2। तो देखिए अल्फा बीटा दोनों क्या आ रहा है 3/2 आ रहा है, इक्वल आ रहा है ना, यानी जब डी का वैल्यू 0 हो तो हमारा क्या शून्य क्या होगा बराबर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अब आते हैं थर्ड वाले पे, यदि डी नेगेटिव हो जाए तो उसमें क्या होगा हमारा कोई भी मूल वास्तविक होगा ही नहीं, यानी कि उसका हम आंसर नहीं निकालेंगे। लेकिन आगे जाकर हमें अवास्तविक संख्या के बारे में भी पढ़ना है, तो वो बाद में देखेंगे, 11th क्लास में पढ़ना है, बट अभी 10th क्लास तक के हमें सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना है। तो जब डी नेगेटिव हो जाएगा तो उसका कोई भी वास्तविक संख्या नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम मूल का प्रकृति पता कर सकते हैं जब डी का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0 हो उसके अनुसार। ठीक है।